हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 7 है। यहां पर हम लोग एशिया, मानव और प्राकृतिक संसाधन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम बात करेंगे एशिया के जन समुदाय की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर विभिन्न निर्जातीय समूह के लोग पाए जाते हैं। देखिए, निर्जातीय एक ऐसा साझा नस्ल, जनजातीय सांस्कृतिक समूह है जो किसी भी जनसंख्या में आसानी से पहचाना जा सके। तो ऐसे समूह को निर्जातीय समूह कहते हैं। निर्जातीय समूह की अपनी भाषा होती है, अपनी वेशभूषा होती है, इनके विचार या परंपराएं एक जैसे होते हैं। यहाँ तक कि इनकी जो बनावट है, इनकी जो शक्ल वगैरह है, वो भी एक जैसी होती है। तो ऐसे समूह को निर्जातीय समूह कहा जाता है। तो एशिया में निर्जातीय समूह के कई सारे निर्जातीय समूह भी पाए जाते हैं। एशिया में संसार के सभी प्रमुख धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। जितने भी प्राचीन धर्म हैं, हिंदू धर्म से लेकर ईसाइयत, इस्लाम, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी धर्मों का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ है। और सभी धर्मों के होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी ज्यादा विविधता है, फिर भी यहाँ पर एकरूपता विद्यमान है। परिवार और गांव जो है ये एशिया की परंपरागत इकाइयां हैं। परिवार में अनेक पीढ़ियां सम्मिलित होती हैं। देखिए, परिवार और गांव जो है ये सबसे ज्यादा एशिया में देखने को मिलेंगे। तो परिवार और गांव जो है एशिया की परंपरागत इकाइयां हैं। परिवार की बात की जाए तो परिवार में जो है कोई एक पीढ़ी नहीं होती, बल्कि कई सारी पीढ़ियां सम्मिलित होती हैं। परिवार की वजह से यहाँ बताया गया कि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति विशेष का न होकर संपूर्ण परिवार का होता है। जैसे आपने भारत में भी देखे होंगे, भारत में भी परिवार व्यवस्था देखी होगी। तो परिवार व्यवस्था में स्वामित्व जो भी संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण परिवार जो है उस संपत्ति का स्वामी होता है। संपूर्ण परिवार उस संपत्ति से लाभ उठाता है। परिवार उनके सामाजिक स्तर का निर्धारण करता है, साथ ही व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन के जो निर्णय होते हैं इनको भी प्रभावित करता है। अगर हम इसको भारत के सेंस में देखें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का बोलबाला है। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था होने की वजह से जो परिवार भारतीय परिवार है, तो भारतीय परिवार में जाति व्यवस्था की वजह से यहाँ के जो उन परिवारों के सामाजिक स्तर हैं वो भी परिवार की वजह से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और जो भी उनकी जाति होगी उस जाति का प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। तो अन्य सदस्यों में प्रभाव पड़ने की वजह से जो उनके व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन के डिसीजन होते हैं ये उनको भी प्रभावित करता है। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। आगे इसमें यहाँ पर अध्याय में ये भी बोला गया है कि एशिया महाद्वीप में औद्योगिकरण, नगरीकरण बढ़ रहा है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो परिवार व्यवस्था है वो टूट रही है। लेकिन फिर भी एशिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर आज भी परिवार व्यवस्था को सहेज कर रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो बताया गया कि दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनामी समाज में अब तक जीवन गांव के आसपास केंद्रित था। यानी जो वियतनाम है दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जीवन था अब तक गांव के आसपास केंद्रित था। यानी गांव के आसपास ही लोग रहते थे। गांव ही यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का केंद्र हुआ करता था। सामान्यतः यहाँ बताया गया कि सामान्यतः गांव जो है चावल के द्वारा घिरा हुआ होता था, क्योंकि यहाँ पे चावल की बहुत ज्यादा खेती होती है। तो इनके जो गांव होते थे वो चावल के खेतों से घिरे हुए होते थे। और एक पारंपरिक जो ग्रामीण परिवार है पूरा अपना जीवन, संपूर्ण जीवन गांव में ही बिता देता था। ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि खास करके इनके जो पूर्वजों ने धान के खेत बनाए थे उसके इर्द गिर्द ही यहाँ के लोग पूरी की पूरी जिंदगी अपनी गुजार देते थे। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल निश्चित था और किसान जानता था कि उसे बढ़ाया नहीं जा सकता था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वियतनामी समाज है, वियतनामी समाज में ये था कि जो भी पूर्वजों ने जमीन बनाई है, जो भी पूर्वजों की बनी हुई जमीन है, इन्हें उसी जमीन के अंदर अंदर खेती करनी होती थी। पूरे जीवन भर ही अपनी जमीन को और ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। जैसे आज के समाज में आप देखते होंगे, कोई धनी किसान है तो और ज्यादा जमीन खरीदता जा रहा है और ज्यादा उसके बाद जमीन हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर इनका मानना ये था, इनकी मान्यताएं ये थी कि हमारे पूर्वजों ने जो जमीन बनाई है, जो जमीन हमारे पूर्वजों की दी हुई है, हम उसी पर खेती करेंगे, उससे ज्यादा जमीन का संचय नहीं करेंगे। अगर हम उससे ज्यादा जमीन का संचय करेंगे तो क्या होगा कि हमारे आसपास के जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे आसपास के जो हमारे मिलने वाले रिश्तेदार लोग हैं, उनके पास निर्धनता आएगी, वो गरीब हो जाएंगे। ऐसे इनके विचार थे। तो यहाँ पर वही बताया गया कि उनका विश्वास था कि अगर उसने अधिक धन इकट्ठा करने के लिए अपनी भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाया तो इससे उसके पड़ोसियों का नुकसान होगा और उन्हें भुखमरी के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एशिया में जो परिवार व्यवस्था है, जो यहाँ की परिवार या गांव वाला कल्चर है, वहां पे कुछ ऐसे संस्कार भी बने हुए हैं कि लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए भी हैं और अपने कल्चर्स का, अपने आसपास के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया गया है। अगर प्रेजेंट में हम देखें, देखिए प्रेजेंट में यहाँ पर हमने हाल का ही आंकड़ा लिया है। तो वर्तमान में एशिया की जनसंख्या 4 अरब 75 करोड़ 30 लाख के लगभग है। जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन एशिया में जनसंख्या का जो वितरण है काफी ज्यादा असमान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ का भौगोलिक भूभाग एक जैसा नहीं है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं गहरी गहरी खाइयां भी हैं, कहीं पर समतल मैदान है, नदियां हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत ज्यादा असमान है।
सबसे पहले बताया गया कि साइबेरिया के उत्तरी और पूर्वी भागों में, साइबेरिया रीजन ये वाला रीजन है, तो साइबेरिया का उत्तरी और पूर्वी भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र जो आपके मरुस्थल वाले एरिया हैं, जैसे कुछ कुछ एरिया मरुस्थल वाले एरिया है, आप देख पा रहे हैं, ये कुछ कुछ मरुस्थलीय एरिया हैं, मरुस्थलीय एरिया, और मध्य तथा पश्चिमी एशिया की उच्च भूमियों में जनसंख्या का घनत्व अत्यंत विरल है। यानी मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया ये वाला रीजन, सऊदी अरेबिया वाला जो पठार है ये वाला रीजन, तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा विरल है। यहाँ पर अभी भी अगर जनसंख्या का घनत्व देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर 10 व्यक्तियों से कम निकल कर आएगा। वहीं पश्चिमी और दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत बड़े भूभाग में, यानी पश्चिमी एशिया ये वाला जो रीजन है पश्चिमी एशिया, और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व का मतलब ये वाला जो पार्ट है, पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत बड़े भूभाग में, और पूर्वी और दक्षिण एशिया के कुछ भागों में, यानी पूर्वी एशिया जापान साइड, इधर कोरिया साइड, और दक्षिण एशिया का कुछ पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है ये मध्यम पाया जाता है। या मध्यम का मतलब ये है अर्थात 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि दक्षिण और पूर्व एशिया के अधिकतर भागों तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में उच्च से उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। देखिए भारत जो है, भारत का जो दक्षिणी पार्ट है दक्षिण एशिया में आ जाता है, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया में जो आपके इंडोनेशिया, मलेशिया ये द्वीप समूह ये आ जाते हैं, और पूर्वी एशिया में आपका जापान वगैरह है, ये देश आ जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ के कुछ भागों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो उच्च से लेकर उच्चतम तक है। यानी यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है 100 या 100 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। बहुत सी नदियों के मार्ग के साथ साथ तथा तटीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व अधिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एशिया में कई ऐसी पुरानी नदियां हैं जिनके किनारे सभ्यता का उद्भव हुआ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उस वजह से वहां पर नदियों के किनारे भी एशिया में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा देखने को मिलेगा। खास करके जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाकों में जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलेगा। एशिया के अधिकतर लोग, लगभग 80% लोग अब भी गांव में रहते हैं। केवल जापान अकेला अपवाद है जहां की 75% जनसंख्या नगरीय है। यानी अगर पूरी दुनिया पे भी उठाकर देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला देश जापान ही है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 32% जनसंख्या नगरीय है। बाद बाकी हमारे भारत की 68% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। एशिया के बहुत से शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, और ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में संकेंद्रित हैं। यानी एशिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, और ऐसे शहर खास करके दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में और पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। संसार के 10 सबसे बड़े जो महानगर हैं उनमें से 8 महानगर जो हैं एशिया महाद्वीप में मौजूद हैं। इनमें जैसे जापान का टोक्यो, इंडोनेशिया का जकार्ता, भारत का दिल्ली, कोरिया का सियोल, यहाँ पे चाइना का संघाई, फिलीपींस का मनीला, चाइना का बीजिंग और भारत का मुंबई इनमें से शामिल हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े महानगरों में 8 महानगर एशिया महाद्वीप के हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाओं की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एशिया अनेक प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वन, घास भूमियों और खनिजों के मामले में धनी है, लेकिन एशिया में इन संसाधनों का वितरण जो है असमान है। एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास लगभग सभी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जैसे रसिया जैसे देश। तो रसिया जैसे देशों के पास अधिकांश प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। वहीं एशिया के जापान जैसे देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। संसाधनों के उपयोग की प्रगति एवं सीमा मुख्य रूप से लोगों की आकांक्षाओं और उनके वैज्ञानिक एवं तकनीकी की दर पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास प्राकृतिक संसाधन होना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी यह है कि आपके पास वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान भी हो, तभी आप उन संसाधनों का उचित ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए जब हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप के पास लगभग सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, उसके बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप गरीब का गरीब ही है। उसका रीजन ये है कि अफ्रीका के जो भी देश हैं वो देश अपने नागरिकों को उच्च तकनीकी शिक्षा या वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दे पाए। यही कारण है कि वहाँ के निवासियों ने वहाँ के संसाधनों का उपयोग उचित ढंग से नहीं किया और इसी वजह से वो लोग गरीब के गरीब रह गए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जापान जैसे देशों के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। जापान ने क्या किया, जापान ने अपने यहाँ की जो भी जनता है, अपने यहाँ के जो भी निवासी हैं, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उच्च तकनीकी ज्ञान पर, वैज्ञानिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। और आगे चलकर क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे वो मानव संसाधन में बदल गए। तो मानव संसाधन में बदलने की वजह से जापान जैसा देश जिसके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं थे फिर भी ये अपने आप को औद्योगिक देश बना पाया। तो वही बात यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाई गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे मृदा संसाधन की। एशिया का बहुत बड़ा भाग पर्वतों और मरुस्थलों से घिरा हुआ है, इसलिए एशिया की कुल भूमि का 6वां भाग ही जो है ये कृषि के योग्य है और ये मुख्य रूप से मैदानों और नदी घाटियों में ये भाग फैला हुआ है। कुछ नदी घाटियों में जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु, सुनिश्चित जल आपूर्ति है, वहाँ पर कृषि बहुत पहले ही प्रारंभ हो गई थी, जैसे दजला फरात नदियाँ, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता।
तो सिंधु नदी के आसपास सुनिश्चित जलापूर्ति थी, अच्छी जलवायु थी, इसी वजह से यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और यहाँ पर खेती का प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर वही बताया गया कि यहाँ पर अच्छी जलवायु थी और सुनिश्चित जलापूर्ति होने की वजह से कुछ नदी घाटियों में कृषि जो थी बहुत पहले ही आरंभ हो गई थी। कृषि की बात करते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार की कृषि पद्धतियां आदिम से लेकर आधुनिक तक ये सभी प्रकार की कृषि पद्धतियां प्रचलन में रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। देखिए, स्थानांतरित कृषि आप जैसा कि आप जानते हैं, स्थानांतरित कृषि जो है फसलें उगाने का सबसे प्राचीन तरीका है। इसमें किसी भी प्रकार के नवीन या वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि जो परंपरागत उपकरण होते हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जैसा कि आप लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके होंगे, इसे स्थानांतरित कृषि या फिर इसको जूम खेती भी कहा जाता है। इसमें वन के एक भाग को आग लगाकर साफ कर दिया जाता है और इस भूमि को पुराने ढंग से जोता जाता है। पुराने ढंग से यहाँ पर बीजों को बेकर कर खेती की जाती है और लगभग 2 से 3 साल तक इस पर खेती की जाती रहती है। जब तक इसमें भूमि उर्वर रहती है तब तक ये लोग खेती करते हैं। बाद में इस भूमि को छोड़कर फिर से किसी नई भूमि की तलाश में निकल जाते हैं, फिर से किसी वन के नए भाग को जलाकर ये खेती के लिए भूमि तैयार करते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर उत्पादन जो है बहुत कम होता है। तो इस प्रकार की जो खेती है ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलन में है। इसके अलावा आ जाती है सघन कृषि पद्धति। तो सघन, जैसा कि आप लोग नाम से समझ रहे होंगे, सघन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एक ही भूमि पर बहुत ज्यादा फसलों का उत्पादन करना। सघन कृषि पद्धति एशिया के मैदानी क्षेत्रों और नदी घाटियों में सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए, इस प्रकार की जो कृषि पद्धति है एशिया के उन भागों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव सबसे ज्यादा है। खास करके जो मैदानी क्षेत्र हैं, नदी घाटियां हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा है। तो जनसंख्या का घनत्व होने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा उपज भी चाहिए होती है। तो बहुत ज्यादा उपज की वजह से यहाँ के खेतों पर दबाव रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सघन कृषि पद्धति प्रचलन में है। इसमें औसतन खेत का आकार छोटा होता है तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे टुकड़ों में बढ़ता जाता है। जैसे भारत जैसे देशों में आपको पता ही होगा कि जमीन जो है पैतृक संपत्ति के अंतर्गत आती है। तो एक पिता के बाद जमीन जो उसके बेटों के पास जाती है, फिर बेटों से फिर उनके बेटों के पास जाती है। तो ऐसे करके जनसंख्या बढ़ने की वजह से जमीन का आकार छोटा होता जा रहा है। जमीन का आकार छोटा होने की वजह से क्या है, जमीन पर जो है दबाव बढ़ता जा रहा है। किसान कोशिश ये करता है कि एक ही खेत से एक साल में 2 या 3 फसलें प्राप्त कर ले। तो किसान जो है खेती में एक ही खेत से एक वर्ष में 2 या 3 फसलें तक ले सकता है। तो इस प्रकार की जो पद्धति है, इस प्रकार की जो खेती है, इसको सघन कृषि पद्धति कहा जाता है। इसके अलावा एशिया में जो है विस्तृत कृषि भी देखने को मिलती है। विस्तृत कृषि जो है खास करके पश्चिमी साइबेरिया और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व जो है अपेक्षाकृत कम है और खेतों का आकार बड़ा है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मानव संसाधन भी कम है। मानव संसाधन कम होने की वजह से यहाँ पर अधिकांश जो काम होता है मशीनों की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्पादन भी होता है, उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। अब बात करते हैं एशिया की प्रमुख फसलों की। तो देखिए, एशिया में प्रमुख उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं उनमें चावल, गेहूं, ज्वार बाजरा, दालें, तिलहन, गन्ना, चाय, कपास, पटसन और रबड़ शामिल हैं। चावल की खेती की बात करें तो चावल की खेती मुख्यतः मानसून एशिया तक सीमित है, क्योंकि चावल को उगने के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए चावल की खेती खास करके मानसून एशिया वाले एरिया में की जाती है। चावल के मुख्य उत्पादक देशों में भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के देश इसमें शामिल हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं एशिया महाद्वीप के उपोष्ण और शीतोष्ण भागों में की उपज है। पश्चिम साइबेरिया, कजाकिस्तान, चीन, उत्तरी भारत, पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों में गेहूं की खेती की जाती है। मोटा अनाज, देखिए मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनको अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। यहाँ पर पानी की कमी होती है, उन क्षेत्रों में इनकी खेती की जाती है। इन खाद्यान्नों के अतिरिक्त विभिन्न दालें और तिलहनों को एशिया महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके अलावा जो दालें हैं, तिलहन है, ये भी एशिया महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। अब देखिए, गन्ने की बात करें तो गन्ना उगाने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और अच्छे जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए गन्ने की खेती जो है पाकिस्तान, भारत, चीन, थाईलैंड और हिंद एशिया वाले इंडोनेशिया वाले रीजन में इसकी खेती की जाती है। चाय की बात करें तो चाय के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु और इसके अलावा चाय की जो फसल होती है, चाय की जो पौधे की जड़ें होती हैं, इन जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो इसकी जो खेती है खास करके पहाड़ी जो ढलान होते हैं उन ढलानों पर इसकी खेती की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो चाय उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे जल निकास वाले उपजाऊ पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है। चाय के प्रमुख उत्पादक देशों में भारत, श्रीलंका, चीन, जापान और हिंद एशिया यानी इंडोनेशिया ये शामिल हैं। कपास की बात करें तो कपास को शुष्क जलवायु में उगाया जाता है। कपास के प्रमुख उत्पादक देशों में चीन, मध्य एशिया के देश ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं। इसके अलावा भारत में रेशे वाली जो फसलें हैं जैसे कपास है और पटसन है, ये भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। पटसन की खेती जो है, पटसन को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बाढ़ वाले जो मैदान है इनकी उपजाऊ मिट्टी में उगाया जाता है।
इसको वर्धन काल में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी पटसन का उत्पादन जो है खास करके भारत और बांग्लादेश देश के बीच में किया जाता है। एशिया की अन्य महत्वपूर्ण जो व्यापारिक फसल है वो रबड़ है, और रबड़ की मुख्य रूप से खेती मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड, भारत, चीन और श्रीलंका में रबड़ की खेती की जाती है। अब बात करते हैं एशिया के वन संसाधन की। तो देखिए, एशिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी जो वन है ये खास करके रूस, जापान और हिमालय के जो पर्वतीय प्रदेश हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1600 से लेकर 3300 मीटर की ऊंचाई है, इनके मध्य ये शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वनों की लकड़ी होती है, मुलायम लकड़ी होती है, जो कि इमारती कामों में, कागज की लुगदी में और रेयान बनाने में काम आती है। मानसूनी वन दक्षिण पूर्व के कुछ भाग और पूर्वी एशिया में मानसूनी वन देखने को मिलते हैं। मानसूनी वनों में सागौन, साल और बांस जैसे उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। विस्वती वन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्वत वृत्त के आसपास या विस्वत रेखा के आसपास ये पाए जाते हैं। तो विस्वती वन हिंदेसी यानी इंडोनेशिया, मलेशिया और विस्वत निकट के निकट जो द्वीप हैं उन द्वीपों में ये वन पाए जाते हैं। तो ऐसे करके आप लोग देखेंगे एशिया महाद्वीप में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय, मानसूनी और विस्वती वन। खनिज संसाधन की बात करें तो एशिया में अनेक प्रकार के खनिज जैसे कि लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, टिन, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो खनिज लोहा रूस, चीन, अजरबैजान और भारत में पाया जाता है। अब्रक और बॉक्साइट मुख्यतः ये भारत में मिलते हैं। टिन के मामले में मलेशिया बहुत ज़्यादा धनी है। कोयले के भंडार मुख्य रूप से रूस, चीन और भारत में पाए जाते हैं। मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।